नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो एमपी की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत अपन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अभी जो है सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम चल रही है उसके पहले अपन जो सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत कई सारे ऐसे प्रश्नों का समावेश, ऐसा संग्रह आपके साथ में साझा करेंगे, ऐसा शेयर करेंगे कि जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को कई सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जो प्रॉपर आते हैं उस हिसाब से अपन प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट अपन ने बनाए हैं, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस का संग्रह है जो एग्जाम में कई बार जो है आपके आते रहते हैं, और कई सारे फैक्ट्स भी अपन इन सब चीजों में देखेंगे। और इसके पहले अपन ने जो है पहला वाला जो प्रैक्टिस सेट करा था उसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन करे थे जिसमें अपन ने प्रैक्टिस सेट तो लगाई थे, और साथ ही साथ में ऑप्शन से संबंधित कई सारे ऐसे फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे, जितने भी जिले बने थे, वो सभी उससे संबंधित सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को जो है क्लियर करवाए थे। आज भी अपन जो है ऐसे एक मिक्सअप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो आइए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। इसलिए और जो है आप देखना, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखो, और ये जो समावेश में संग्रह लेकर आया हूँ प्रश्नों का, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो मैं संग्रह लेकर आया हूँ क्वेश्चंस का, उसके अंतर्गत आपको कुछ क्वेश्चंस करंट के भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने कई सारे ऐसे करंट के क्वेश्चन को भी शामिल किया है जो आने वाली एग्जाम में जो है बनेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि भाई 1958 में उज्जैन में प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया था। तो कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो ये अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राधा कृष्ण और महात्मा गांधी। तो देखो, इसका जो आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखो, ये जो कालिदास समारोह है यह उज्जैन में आयोजित किया जाता है, और प्रथम जो आयोजित किया गया था 1958 से इसका जो है इसको प्रारंभ किया गया था। आई बात समझ में? तो कालिदास समारोह कहां पर किया जाता है आपका? एक तो जो है फैक्ट निकल कर आता है उज्जैन में, और प्रथम कब किया गया था? तो 1958 में। और प्रथम जब किया गया था तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था आपका? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। देखो, नंबर 2 की अगर अपन बात करते हैं, वह लिखा हुआ है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में आता है। देखो किस तरीके से आता है। देखो, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। तो आप बताएं मुझे, कमेंट में जो है आपको आंसर देना है मेरे साथ साथ। ठीक है, आप लोगों को भी बताना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है ये सिर्फ आपके ही लिए है। आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि इससे संबंधित जो है आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नर्मदा। आई बात समझ में? तो नर्मदा जो है इसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, और नर्मदा मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी से कई सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है वह कौन सी है आपकी? मध्य प्रदेश की जो है नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जबकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जो बहती है उसकी लंबाई है 1077। टोटल लंबाई की अगर अपन बात करें 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बहती है उसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो 1077 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नर्मदा नदी है उसे हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश को हम जो है रेवा, मेकल सुता, नमोदास आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और ये एक बात बता देना चाहता हूं मैं कि जो नमोदास इसका नाम दिया गया था, एक बहुत ही भौगोलिकवेत्ता जो थे हमारे टॉलमी ने इसका नाम नमोदास कहा है। ये जो नाम दिया था टॉलमी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमी के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, नमोदास। और भी इसके कई नाम है, जैसे रेवा है, मेकल सुता है, नमोदास है ना, ये सारे इसके नाम है। आई बात समझ में? ये है जो नदी है नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूं, ये है 3 राज्यों से होकर बहती है, 3 राज्यों से होकर बहती है ये। और ये मध्य प्रदेश प्लस गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। क्या कही जाती है? गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। और मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जिसे जीवंत इकाई का दर्जा दिया गया है। आई बात समझ में? कौन सी इकाई का दर्जा दिया गया है? इसे जीवंत इकाई का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब अगर नर्मदा नदी को अगर कोई दूषित करता है
या फिर गंदी करता है या कोई कोई ऐसा करता है जो अमानवीय है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। एक बात और बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी की अगर अपन बात ही कर रहे हैं तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। क्या है? नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जैसे दूधी हुई, शक्कर हुई, तवा हुई, हथनी हुई, ये सारी की सारी कौन सी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। आई बात समझ में? अगर अपन देखो यहाँ पर बात करें, ऑप्शन में सोन नदी दिया हुआ है, तो सोन नदी की यहाँ पर लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो सोन नदी की लंबाई है जो 780 है। अगर मैं चंबल नदी की बात करूं तो चंबल नदी की जो है लंबाई अपनी कितनी है? चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर मैंने नदियों से संबंधित कई सारे फैक्ट आप लोगों को बताए हैं। ऐसे ही फैक्ट चलेंगे और एक क्वेश्चन के अंतर्गत अपन कई सारे फैक्ट यहाँ से कवर करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के जलवायु, मध्य प्रदेश जलवायु के अनुसार कितनी ऋतुएं हैं। ठीक है, अब अपन ऋतुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कई सारे फैक्ट की। कई सारे फैक्ट की अपन बात करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश जलवायु के अनुसार कितनी ऋतु है। तो मध्य प्रदेश जलवायु के अनुसार जो है 3 ऋतुएं पाई जाती हैं आपकी। आई बात समझ में? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन से ये आता है कि जो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु है, शीत ऋतु को कन्या किस नाम से जाना जाता है? तो शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सियाला। और ये क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, इसलिए फैक्ट में आप लोगों को कंप्लीट करवाता हूँ। शीत ऋतु की अगर बात करें तो शीत ऋतु को सियाला से नाम से जाने जाते हैं। वर्षा ऋतु की अगर अपन बात करें तो वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। और अगर अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को यहाँ पर जो है उनाला के नाम से जाना जाता है। ये 3 ऋतुओं की मैंने बात की है भाई। शीत ऋतु का अन्य नाम क्या है? सियाला है। चौमासा किसका नाम है? वर्षा ऋतु का नाम है। ग्रीष्म ऋतु को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उनाला के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आई बात समझ में? जहां पर मैंने आप लोगों को कौन सा जो है क्वेश्चन करवाया है, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार कितनी ऋतु होती हैं? तो 3 ऋतु पाई जाती है। देखो आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय है। भाई ये बहुत ज्यादा बार एग्जामों में पूछा जाता है ना, इसलिए इसको याद रखना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है आपका? जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर के अंतर्गत है। याद रखना मध्य प्रदेश वन अनुसंधान का जो है क्षेत्रीय कार्यालय जो है जबलपुर में है। और ये अगर मैं बात करूं आपसे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत वन जो है आपका प्रबंध जो है इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है आपका? तो वो है आपका भोपाल के अंतर्गत। जब भी आपसे देखो क्या पूछा जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाएगी तो जबलपुर आएगा। और जब भी आपसे पूछा जाएगा वन प्रबंधन संस्थान, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, इसीलिए पूछे जाते हैं। और दोनों ही अलग अलग होने के कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब भी वो पूछता है आपका क्या, वन अनुसंधान संसाधन का जो है आपका क्षेत्रीय कार्यालय, तो आपको जबलपुर लगाना है। लेकिन आपसे जब पूछेगा कौन सा, वन प्रबंधन संस्थान, क्या पूछेगा? वन प्रबंधन संस्थान। तो वो आएगा आपका भोपाल। अब पूछेगा वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है मेरे दोस्त 1970 से। 1970 से। अब आपसे पूछेगा वो कि भाई आपसे ये पूछ ले कि वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ है? वन राजकीय महाविद्यालय, वन राजकीय महाविद्यालय, तो वो आएगा आपका बालाघाट। कहां पर आएगा? बालाघाट, जो कि 1979 से आप 1979 में क्या किया गया था आपका जो है स्थापित किया गया था। तो कई सारे फैक्ट अपन वन अनुसंधान से भी देखे। देखो अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखो टाइगर प्रोजेक्ट योजना में एमपी के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम शामिल किया गया था? आई बात समझ में? क्या लिखा है? टाइगर प्रोजेक्ट। टीपी का मतलब है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट योजना में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किसे शामिल किया गया तो सर्वप्रथम, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। तो देखो इसका आंसर है वह है आपका कान्हा किसली।
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। आई बात समझ में। और जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थापित है। कहां पर है? मंडला जिले में। मंडला जिले में स्थापित है। आई बात समझ में। टाइगर प्रोजेक्ट योजना में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम शामिल किया गया था? तो जो है आपका मंडला जिले में स्थापित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। देखो ये है आपका सबसे पहले अगर अपन बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर अपन बात करें तो कान्हा किसली, आई बात समझ में। कान्हा किसली 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, जबकि 1933 में इसे अभय वन बनाया गया था। इसका थोड़ा सा पॉइंट में क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो 1933 में ये अभय वन था, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें जो है इसे राष्ट्रीय 1952 में क्या किया गया था? इसको अभयारण्य बनाया गया था। आई बात समझ में। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1974 में 1974 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया था। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये किसमें फैला हुआ है? 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आई बात समझ में। मध्य प्रदेश का एकमात्र बेडरी प्रजाति का बारहसिंघा भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आई बात समझ में। कई सारे फैक्ट हैं, मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूं कान्हा किसली के अंतर्गत। आई बात समझ में। और एकमात्र हवाई पट्टी भी जो है आपकी कहाँ पाई जाती है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है। देखो नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले कि नर्मदा नदी की टोटल 41, अगर अपन बात करें तो कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं। और आपको मैंने ये भी सही जानकारी दी है कि ये 3 राज्यों से होकर बहती है। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके अन्य किस नामों से इसे भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों से साझा की है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। अब देखो अब मैं बताता हूं कि मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन बात करें तो काली जो मिट्टी है आपकी, काली मिट्टी की अगर अपन बात करें 3 प्रकार की होती है जो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। देखो इसका कुछ एक मैप बना के बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये जो ऊपर का भाग है, अगर अपन ऊपर की बात करें तो देखो ये एक आता है आपका, एक मालवा का पठार आता है। ये जो यहाँ से लगाकर अगर मैं बात करूँ ये मालवा का पठार होता है आपका, ठीक है। ये जो होती है आपकी ये नर्मदा सोन घाटी होती है। आई बात समझ में। ये आता है आपका बघेलखंड वाला जो क्षेत्र होता है, ये आता है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और ये आता है आपका मध्य भारत वाला पठार। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। आई बात समझ में। यहाँ पर आपकी मिट्टी एक मिट्टी पाई जाती है, देखो किस तरीके की। एक अगर अपन बात करें यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर आई पाई जाती है कछारी, मतलब कि छिचली या कछारी, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें ये क्षेत्र की, अगर बात करें अपन मालवा के पठार की बात करें, या नीचे अगर अपन खंडवा खरगोन की अगर अपन बात करें जिसे सुनहरे जिले कहा जाता है, यहाँ पर अगर अपन इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। जैसे कि अगर बात करूँ जो मालवा का पठार है इसमें भी बहुतायत मात्रा में काली मिट्टी ही है। यहाँ पर तो अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो ये वाला जो क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है, तो ये सारा का सारा आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। आई बात समझ में। अगर आप ऊपर की बात करेंगे, अगर आप उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जगह अपन बात करते हैं कौन से भाग की, अगर अपन बघेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं, देखो ये वाला जो आपका क्षेत्र आता है, ये आपका जो आता है ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है।
तो ये मैंने सारी आप लोगों के साथ में जानकारी साझा की है, जिससे कि आपको क्या है मैप के द्वारा ये पता चले कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन से भाग में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। देखो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि यहाँ पर जो आपका ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है, एक गहरी काली मिट्टी होती है, एक छिछरी काली मिट्टी होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश में सरसों उत्पादित करता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जो है क्या कर सकें, कमेंट में आंसर दें, ठीक है। और देखो मैं इसका आंसर बताता हूं आपको, मध्य प्रदेश का जो जिला समूह मध्य प्रदेश में सरसों उत्पादित करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका और भिंड और मुरैना। देखो आपका जो उत्तरी भाग है, आपका कौन सा भाग, जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश के, अगर अपन उत्तरी की भाग की बात करें, जहां से जो है देखो मध्य प्रदेश के अगर अपन उत्तरी भाग की बात करते हैं ना, तो ये जो क्षेत्र आता है आपका, ये जो क्षेत्र आता है आपका ये वाला, यहां से अगर अपन बात करें मुरैना की, अगर अपन बात करें मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें, है ना, तो ये जो ऊपर का जो क्षेत्र आता है इसे हम सरसों की डलिया के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम से जानते हैं? सरसों की डलिया के नाम से जानते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमको क्या दिया, भिंड और मुरैना दिया हुआ है। तो ये जो कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका भिंड और मुरैना। देखो अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप याद है, तो मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें पढ़ते हैं और मैप से ही सारी चीजें याद हो जाती। देखो रटने में चीजें हमेशा हम भूलते हैं, लेकिन अगर आपको मैप की स्थिति आपके दिमाग में है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन क्या करोगे, आराम से बना लोगे। और मैप से पढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा मैप का पढ़ने से ये होता है कि आपको कोई चीज़ रटना नहीं पड़ती। अगर कोई डीप क्वेश्चन भी आपसे पूछता है तो आपको सारी जानकारी ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। जैसे कि मैंने इसके पहले आप लोगों को मिट्टी के बारे में बताया था, अब आप लोगों को अगर वो मैप दिमाग में क्लिक होता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि जैसे कि अगर अपन जो है पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो काली मिट्टी आती है। थोड़ा सा नीचे की साइड की अगर अपन बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की, तो वहाँ पे गहरी और जो है छिछरी काली मिट्टी आती है। जैसे कि अगर अपन बात करें हमारे जो है पूर्व की तरफ बघेलखंड की तरफ, तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी आती है। अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो अपन कहाँ पर आता है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो हो जाता है। ऐसे अगर आप जो है मैप के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट आप सभी के सभी क्वेश्चन बना लेंगे। नहीं तो फिर क्या है कि फिर रटने के बैठेंगे, रट्टा मारते रहेंगे कि भाई कौन से जिले में क्या होता है, या फिर उत्तरी क्षेत्र में ये है या दक्षिणी क्षेत्र में ये है। ऐसे रटने से आप चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको मैप के माध्यम से सीखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना वह जो है चंबल घाटी परियोजना है, जिसे 1953 में लगाया गया था। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माटा टीला बांध कहाँ पर है। तो माटा टीला जो बांध है वो है आपका बेतवा नदी पर। कहाँ पर है आपका? बेतवा नदी पर। आइए देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, देखो मध्य प्रदेश के किस संभाग का अनुपात सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं देखूंगा। और देखो मध्य प्रदेश के किस संभाग का अनुपात सर्वाधिक है, तो देखो अगर अपन बात करें शहडोल, तो शहडोल एक ऐसा संभाग है जिसका अनुपात सर्वाधिक है। आई बात समझ में? मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। देखो मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस का जो कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है आपका पाया जाता है झाबुआ जिले में। कहाँ पाया जाता है? एकमात्र जिला झाबुआ में मुख्यतः पाया जाता है। इसके अलावा भी एस्बेस्टस आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र जो है हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना 1953 के अंतर्गत की गई थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत केंद्र कौन सा है। तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। अपन अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत गैस आधारित पहला जो विद्युत केंद्र था वह है आपका जो है भांडेर, और भांडेर पड़ता है आपका दतिया के अंतर्गत। आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, रिपीट होता है, इसलिए इसको जरूर से जरूर आप लोग
याद रखना। देखो एक बात और आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नीचे लिख रखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सिक्योरिटी पेपर मिल। तो सिक्योरिटी पेपर मिल हो या बैंक नोट प्रेस हो या है आपका कागजी अखबारी कारखाना हो, इसमें बच्चे थोड़े से क्या है उलझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1967 और 68 में की गई थी, जिसका आंसर है आपका होशंगाबाद। जैसे कि अगर लेकिन आपसे पूछता है कि भाई जो है बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो बैंक नोट प्रेस की अगर अपन बात करें तो बैंक नोट प्रेस आती है आपकी जो है देवास के अंतर्गत। आई बात समझे, कहाँ पर आती है, देवास के अंतर्गत। और जब भी आपसे पूछेगा कि भाई जो है सिक्योरिटी पेपर मिल का है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल है आपका होशंगाबाद के अंतर्गत। कहाँ पर है आपका, होशंगाबाद के अंतर्गत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि मध्य प्रदेश का निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये जो विश्वविद्यालय है भोपाल के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। और ये कई बार एग्जामों में आता है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है, और ये कई बार पुरस्कार एग्जामों में आता रहता है। आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखो प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है 2013 से स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहले ये पुरस्कार प्रभाष जोशी जी को ही दिया गया था, जिनका नाम पर जो है प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है स्टार्ट किया गया था 2013 से। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका मलखंभ के क्षेत्र में। और मलखंभ जो है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। क्या है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंभ है। और जो है इसमें जो है प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है, और 2013 से ये पुरस्कार जो है आरंभ हुआ है। ठीक है, और जब ये पुरस्कार आयोजित किया जो है पुरस्कार जो है आपका जो है स्टार्ट किया गया था, जब इसकी जो राशि थी, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी। आई बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी है। आप कमेंट जरूर करें। देखो मध्य प्रदेश की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो है आपकी सरोजनी सक्सेना। वहीं अगर अपन भारत की बात करें तो भारत की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बेबी। आई बात समझ में, क्या थी, फातिमा बेबी। और अगर अपन बात करें, देखो भरथरी की गुफाएं कहाँ पे, तो भरथरी की गुफाएं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आती है। आपसे पूछा जाता है कि भरथरी की गुफाएं कहाँ पर है। तो भरथरी की गुफाएं कहाँ के हैं, आपकी उज्जैन के अंतर्गत है। ठीक है, वही अपन रायसेन की बात करें या राजगढ़ की बात करें, तो विदिशा की बात करें तो विदिशा में कौन सी गुफा है, विदिशा के अंतर्गत देखो उदयगिरी की जो गुफाएं, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो हैं आपकी विदिशा के अंतर्गत। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कई बार एग्जामों में आती हैं। देखो जो भीमबेटका की गुफाएं वह हैं आपकी रायसेन के अंतर्गत। ठीक है, और राजगढ़ में कौन सी गुफा है, राजगढ़ के अंतर्गत देखो कबरा की गुफाएं हैं। कौन सी गुफा है, कबरा की। राजगढ़ के अंतर्गत कबरा की गुफाएं हैं, उदयगिरी विदिशा है, रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं, और जो है भरतरी की गुफाएं कहां पर है, आपकी उज्जैन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उज्जैन। आइए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, देखो तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों तानसेन का जो मकबरा है ग्वालियर जो है ग्वालियर क्षेत्र, मतलब कि ग्वालियर शहर के अंतर्गत तानसेन का मकबरा है। ठीक है, वही अगर अपन बात करें इंदौर शहर के नए कमिश्नर अभी कौन बनाए गए, मतलब कि इंदौर शहर में और भोपाल के अंतर्गत जो है अभी 2 जगह कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भोपाल की राजधानी के अंतर्गत 38 थानों को सम्मिलित किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की जो है आर्थिक राजधानी इंदौर के अंतर्गत 36 थानों को सम्मिलित किया गया है, जहां पर जो है इन दोनों ही शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है इंदौर शहर के जो कमिश्नर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। तो इंदौर शहर के जो कमिश्नर बनाए गए हैं वह हरिनारायण चार मिश्र जी हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस शासक का है। मध्य प्रदेश से देखो कई सारे अभिलेखों को प्राप्त किया गया है, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामों में आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख जो है एक तो आपका सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, सागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसका जो अभिलेख है किस शासक का है, तो ये जो अभिलेख है आपका भानुगुप्त,
ये जो शासक है कौन का है, भानुगुप्त शासक का अभिलेख है। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है एक जो है आपका पूछा जाता है कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है। तो दोस्तों वो याद रखना, वो विदिशा के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है, जब से आपसे पूछेगा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, वो तो वह आता है आपका विदिशा क्षेत्र के, विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में एरन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह हुआ है आपके सागर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, और जो कि भानुगुप्त शासक का अभिलेख है। तो दोस्तों इस सीरीज में अपन ने अभी बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह देखा है, कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चनों का समावेश रहेगा, संग्रह रहेगा। तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।